अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम देख रहे हैं आपका टॉपिक फुल्जियात, मेटलर्जी, जमात दहम के लिए मजमून है साइंस 1। ज़मीन की तख्लीक जो है 4.5 अरब साल पहले हुई। बहुत से तश्कीली अमल ज़मीन की तह में और इसके अतराफ़ में इस वक्त से लेकर आज तक वाक़ हो रहे हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ मादनियात, मायात और गैसेस वजूद में आई हैं। देखिए, ज़मीन की जो तख्लीक है वो आज से तकरीबन कहा जाता है कि 4.5 अरब साल पहले हुई है। यानी हमारी ज़मीन आप सोच सकते हो कि कितनी पुरानी है, और तब से लेकर अब तक इसकी तह में मुख्तलिफ़ किस्म की तब्दीलियाँ होती रही हैं, जिसके नतीजे में मुख्तलिफ़ किस्म के मादनियात जो है हमें हासिल होते हैं ज़मीन की तह से। मायात हासिल होते हैं, कुदरती गैसें हासिल होती हैं जिनका इस्तेमाल हम बतौर ईंधन करते हैं। मायात यानी पेट्रोल वगैरह, पेट्रोल डीज़ल, जिनका इस्तेमाल भी बतौर ईंधन किया जाता है। तो ये तमाम मादनियात है, पेट्रोल है, डीज़ल है, कुदरती गैसें, ये तमाम दरअसल कुदरती दौलत है जो हमें हासिल होती है ज़मीन की तह से। हमारे अतराफ़ की अशिया किसी न किसी अंसर या इनके मुरक्कबात की शक्ल में पाई जाती है। इब्तिदा में अनासिर की दर्जा बंदी जो है उनकी तबई और कीमियाई खसूसियत की बुनियाद पर की गई थी, यानी धात, अधात और धातनुमा। और आज भी जो है यही तरीका रायज है, और आपने गुज़श्ता जमात में इसका मुताला किया है, और इस सबक में हम इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे। इससे पहले आपने पिछली जमातों में पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़े हैं, जिसमें आपको पता है कि पीरियोडिक टेबल्स में दरमियान में मेटल्स को, जिसे आप रेड कलर में देख सकते हैं यानी धात, नॉन मेटल्स को कॉर्नर में रखा गया है राइट हैंड साइड पर, जिसे ब्लू कलर में दिखाया गया है अधात, और इन दोनों के दरमियान में धातनुमा, जिसे येलो कलर में बताया गया है, जिसे मेटलॉइड्स कहते हैं। इस तरह से इन्हें पीरियोडिक टेबल में जगह दी गई है, और ये तरीका आज से नहीं, ये बहुत पुराना तरीका है। कई सालों से ये तरीका इसी तरह से राइज है। धातों की तबाही खुसूसियात, फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल। धातें जो होती हैं आम तौर पर ठोस हालत में पाई जाती हैं। हम फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल पर इतना ज़्यादा ज़ोर नहीं देंगे, क्योंकि मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, नॉन मेटल्स की फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ आप पिछली जमात में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस जमात में उसके बारे में थोड़ा सा स्टार्ट में दिया हुआ है, तो वही हम देखते हुए आगे बढ़ेंगे। पिछली जमातों में आप बाकायदा एक सबक था आपका, जिसमें आप धात और अधात के बारे में मालूमात हासिल कर चुके हैं। धातें जो होती हैं आमतौर पर ठोस हालत में पाई जाती है। सिर्फ पारा यानी मर्क्यूरी और गीलियम, आप नीचे देख सकते हैं गीलियम बताया गया है, ये दोनों धातें कमरे के दर्जे हरारत पर माए की हालत में होती हैं। इसके अलावा तमाम धातें जो है वो सॉलिड होती हैं, ठोस होती हैं। धातें चमकदार होती हैं, इनमें चमक पाई जाती है। फ़िज़ा में ऑक्सीजन, आबी बुखारात और चंद आमिल गैसों के तामुल होकर धातों की सतह की चमक कम भी हो जाती है। देखिए, हम सोना जो है एक धात है, चांदी एक धात है। हम बहुत दिनों तक अगर सोने के जेवरात पहनने लगे घर में रोज़ाना, तो उसकी चमक थोड़ी कम पड़ जाती है। चांदी बहुत दिनों तक इस्तेमाल करने पर थोड़ी काली पड़ जाती है। दीगर धातें जो हैं पानी या हवा के रफ्त में आने पर उन पर जंग लग जाता है, रस्ट आ जाता है। तो इस तरह से धातों की सतह की चमक कम हो जाती है फ़िज़ा में ऑक्सीजन, आबी बुखारात और दीगर आमिल गैसों की वजह से। हम ये भी जानते हैं कि धातों में तार पजीरी और वर्क पजीरी, ठीक है, ये दोनों खुसूसियत पाई जाती है। यानी धातों से तार बनाए जाते हैं, उसके पतले वर्क बनाए जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल रोल ऑफ एल्युमिनियम फॉइल आप यहाँ पे देख सकते हैं, और कॉइल ऑफ एल्युमिनियम वायर आप यहाँ पे देख सकते हैं। एल्युमिनियम से फॉइल बनाया गया, वायर बनाया गया। इसी तरह धातें बर्क और हरारत की जो है अच्छी मौसिल होती हैं। आमतौर पर तमाम धातें सख्त होती हैं, और लेकिन कुछ धातें जैसे अल्कली धातें ग्रुप 1 में जिसको रखा गया है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इससे मुस्तस्ना है। यानी ये धातें जो होती हैं ये सख्त नहीं होती, ये नरम होती है
और इनको चाकू से काटा जा सकता है। आप नीचे देख सकते हो सोडियम पोटेशियम बताया गया है और लिथियम का भी इसमें शुमार होता है। ये नर्म होती है, हम इनको चाकू से काट सकते हैं। इसके अलावा दीगर तमाम धातें जो होती हैं वो इंतहाई सख्त होती हैं। इसी तरह से धातें बर्क और हरारत की अच्छी मौसिल होती है, इसीलिए बर्तन जो होते हैं वो धातों के बनाए जाते हैं। और इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर्स होते हैं वो अंदर धातों के होते हैं, उस पर प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है ताकि आप शॉक लगने से बच सकें। धातों का नुक्ते पिघला और नुक्ते जोश भी बहुत ज़्यादा होता है। जैसे टंगस्टन, नीचे आप तस्वीर में देख सकते हो टंगस्टन, ये जो धात है इसका नुक्ते पिघलाव सबसे ज़्यादा है। टंगस्टन हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अमंग ऑल द मेटल्स, तकरीबन 3422 डिग्री सेंटीग्रेड इसका नुक्ते पिघलाव है, यानी इतनी ज़्यादा तपिश पर यह धात पिघलने लगती है। जबकि धातें मसलन सोडियम पोटेशियम पारा गीलियम वगैरह का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश बहुत कम होता है। गीलियम तो एक ऐसी धात है कि अगर आप इसको हाथ में उठाकर लेते हैं तो ये आपके हाथों में ही पिघलने लगती है। इसके अलावा धातों को ज़र्ब लगाने पर आवाज़ पैदा होती है, इसे गूंज या सोनोरिटी कहते हैं, और ये धातें सूती धातें कहलाती हैं। देखिए आपने अक्सर देखे होंगे कि स्कूल के बाहर जो बेल होती है, मंदिरों में जो घंटियाँ होती हैं, या मुख्तलिफ़ त्योहारों के मौके पर जो है जो घंटियाँ वगैरह इस तरह से आलात बजाए जाते हैं, तो ये क्या प्रोड्यूस करते हैं, एक तरह का साउंड प्रोड्यूस करते हैं और इसे ही गूंज कहते हैं। यानी जब धातों को ज़र्ब लगाई जाती है तो उनको एक दूसरे से टकराती हैं धातें, तो एक तरह की गूंज पैदा होती है। देखिए आपका स्टील का जो सादा सा बर्तन है वो भी अगर घर में गिरता है तो एक तरह की आवाज़ उससे पैदा होती है, इसे ही गूंज कहते हैं। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू प्रोड्यूस साउंड व्हेन टैप्ड विद अ हार्ड मटेरियल, इसी को गूंज कहा जाता है, और ये खुसूसियत सिर्फ और सिर्फ धातों में होती है। धातों की तबई खुसूसियात, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स। अधातें जो होती हैं ये अब धातों की उलट हैं, जिनमें धाती खुसूसियात नहीं पाई जाती वो तमाम अधातें कहलाएंगी। जब अधातों की तबई खुसूसियत पर अगर हम गौर करें तो मालूम होता है कि अधातें ठोस हालत में होती है, कुछ अधातें गैसी हालत में भी होती हैं, सिवाय ब्रोमीन के जो माया हालत में पाई जाती है। ब्रोमीन माया हालत में होती है। बहुत सारी अधातें जो हैं वो ठोस और गैसी हालत में भी पाई जाती है। अधातों में चमक नहीं होती है सिवाय आयोडीन के। लेफ्ट हैंड साइड पर आप आयोडीन की कलम देख सकते हैं, जो कलमी शक्ल में जो है चमकदार होता है। अधातें जो है सख्त नहीं होती हैं, अधातें जो होती हैं वो फोटक होती हैं, यानी अगर वो गिर जाए या उन पर ज़र्ब लगाई जाए तो वो टूट जाती है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं कार्बन, सल्फर, इन पर अगर ज़र्ब लगाई जाए तो ये चूरा चूरा हो जाते हैं। सिवाय लेकिन हीरे के, जो कार्बन का बहरूप है, एलोट्रॉप है कार्बन का, और हीरा जो है वो सख्त तरीन कुदरती शय है, और हीरे का शुमार धात में नहीं बल्कि अधातों में होता है, क्योंकि हीरा जो है वो एक्चुअल में एक कार्बन की शक्ल है, कार्बन का बहरूप है, यानी एक तरह से कार्बन की शक्ल है। कार्बन यानी कोयला, कोयला जब बहुत ज़्यादा प्रेशर में आता है, उस पर दबाव बढ़ता है तो वो हीरे में तब्दील हो जाता है, और इसका शुमार अधातों में होता है। तो ये एक तरह की अधात है और ये सबसे सख्त तरीन शय होती है और ये चमकदार भी होती है। अधातों का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश कम होता है, यानी बहुत कम टेम्परेचर पर अधातें जो हैं वो पिघलने लगती है और फिर जोश खाने लगती हैं। लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, मोस्ट नॉन मेटल्स हैव लो बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट। कैल्शियम हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 393 K, यानी सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट है कैल्शियम का, हम देख सकते हैं। इसके अलावा अधातें हरारत और बर्क की गैर मौसिल होती हैं, सिवाय ग्रेफाइट के, जो कार्बन का बहरूप है। ये ग्रेफाइट जो है ये बर्क का उम्दा मौसिल होता है। और नॉन मेटल्स आर यूजुअली बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, फॉर एग्जांपल बोरॉन। इसके अलावा भी जितनी भी नॉन मेटल्स हैं वो बैड कंडक्टर्स है हीट और
इलेक्ट्रिसिटी के। धातों की अब कीमियाई खुसूसियात देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। धातें आमिल होती हैं, वो आसानी से इलेक्ट्रॉन खो देती हैं और मजबूत बारदार आयन बर्क पारा बनाती हैं, इसीलिए धातों को बरकी मजबूत अनासर कहते हैं। आप तस्वीर में देख सकते हो पॉजिटिव मेटल आयंस और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आसानी से ये खो देते हैं, तो इसकी वजह से ये न्यूट्रल नहीं रह पाते और ये मजबूत बन जाते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो मनफी बारदार होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम आउटर शेल्स ऑफ मेटल एटम्स, आप दूसरी तस्वीर में देख सकते हो आउटर शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मोस्टली जो है वो आज़ाद हो जाते हैं और वो घूमने लगते हैं, और ये जो मेटल आयंस हैं ये बन जाते हैं मजबूत बारदार। इसके अलावा आमतौर पर जो अशिया हरारत की उम्दा मौसिल होती है वो बर्क की भी उम्दा मौसिल होती है। इसी तरह हरारत की गैर मौसिल बर्क की भी गैर मौसिल होती है, सिवाय हीरे के। हीरा एक ऐसी अधात है जो बर्क का गैर मौसिल है लेकिन हरारत का उम्दा मौसिल है, ठीक है। यानी इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी, बर्क की गैर मौसिल है लेकिन हरारत का उम्दा मौसिल है। अगर हम इसको तपिश दें, गरम करें, तो ये फ़ौरन जो है गरम हो जाएगा, तो ये हरारत का उम्दा मौसिल है लेकिन बर्क का गैर मौसिल है। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है यहाँ पर। अशिया क्या चाहिए हमें, एक चिमटा चाहिए, चाकू चाहिए, बर्नर चाहिए, कीमियाई अशिया हमें चाहिए, धात मसलन एल्युमिनियम, तांबा, लोहा, सीसा, मैग्नीशियम, जस्त और सोडियम के नमूने। आपके उस्ताद की मौजूदगी में सोडियम को एहतियात से इस्तेमाल कीजिए। देखिए अब ये आप लॉकडाउन में तो एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करेंगे। क्यों एहतियात से इस्तेमाल करने के लिए कहा जा रहा है सोडियम को, मैं आपको आगे बताऊंगी। दर्ज बाला हर एक धाती नमूने को चिमटे की मदद से बर्नर के शोले के ऊपर आपको पकड़ कर रखना है। कौन सी धात तेज़ी से जलती है, जलने के बाद धात की ऊपरी सतह किस तरह दिखाई देती है, और धात के जलने पर शोले का रंग कैसा होता है। यानी हर एक धात अलग अलग तरह से जलेगी, तो इसका आपको मुशाहिदा करना है। और मुशाहिदा करके आप इसको नोट डाउन कर लेंगे। फिर और अब हम देखते हैं धाती तामुला, धात का ऑक्सीजन के साथ अमल। धातों को हवा में गर्म करें तो वो ऑक्सीजन के साथ अमल करती हैं और उसके ऑक्साइड बनते हैं। सोडियम और पोटेशियम आमिल धातें हैं। कमरे के दर्जे हरारत पर सोडियम हवा में ऑक्सीजन के साथ अमल करके सोडियम ऑक्साइड बनाती हैं। सोडियम का फॉर्मूला Na, तो 4Na प्लस O2 तो 2Na2O यानी सोडियम ऑक्साइड ये बन गया। तो मेटल्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन के साथ मेटल्स प्लस ऑक्सीजन क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड। जो भी मेटल है उसका ऑक्साइड बनेगा। कब, जब धातें ऑक्सीजन के साथ तामुल करती हैं। सोडियम को हवा में खुला रखने पर वो फ़ौरन आग पकड़ लेती है, इसलिए हादसे से बचने के लिए तजुर्बा गाह या किसी ऐसी जगह से मिट्टी के तेल में रखा जाता है। देखिए अभी मैं बोल रही थी ना कि आप सोडियम को एहतियात से क्यों इस्तेमाल कीजिए, उस तजुर्बे में बताया गया था। वो इसलिए कि आप सोडियम को जैसे ही हवा में लेकर आओगे वो फ़ौरन आग पकड़ लेती है और पीले शोले के साथ जलने लगती है। उस तजुर्बे में कहा गया था कि आपको शोले का रंग भी देखना है, क्योंकि हर धात जब जलती है तो अलग अलग रंग के शोले निकल सकते हैं। जब सोडियम जलता है तो येलो कलर का शोला निकलता है, और ये जो है हवा में जैसी आती है तो फ़ौरन आग पकड़ लेती है। इसलिए हादसे से बचने के लिए इसे जो है मिट्टी के तेल में रखते हैं। कुछ धातों के ऑक्साइड पानी में हल पजीर होते हैं और वो पानी से अमल करके अल्कली बनाते हैं। अब ये जो धातों के ऑक्साइड तैयार हो गए ये हल पजीर होते हैं पानी में, और ये उनसे अमल करके अल्कली बनाते हैं NaOH। Sodium burns in oxygen with an orange flame to produce a white solid mixture of sodium oxide and sodium peroxide। ठीक है, तो ऑरेंज येलोइश कलर का फ्लेम के साथ जो है सोडियम गैस जलती है। हम जानते हैं कि मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है।
देखिए अभी वो तजुर्बे में अलग अलग रंग की अलग अलग धातुओं को जलाने की बात कही गई थी ना, तो हमने पहले देखे सोडियम को जलाएंगे तो क्या होगा। अब देखते हैं मैग्नीशियम को जलाएंगे तो क्या होगा। मैग्नीशियम के फीते को हवा में जलाने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ अमल करता है और मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड नामी अल्केली जो है वहाँ पर बनता है। 2 Mg प्लस O2 तो 2 MgO, ठीक है, उस धातु का ऑक्साइड बन गया। और ये कैसे जलेगी, कौन से कलर की फ्लेम नज़र आएगी, ब्रिलियंट वाइट फ्लेम नज़र आएगी जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं। ठीक है, हवा में जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो सफ़ेद रंग का फ्लेम आपको नज़र आएगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड पानी के साथ अमल करता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है MgOH2। अब धाती तामुलात बताए गए हैं धातों का पानी के साथ अमल। सोडियम और पोटेशियम धातें पानी के साथ बहुत तेज़ी से अमल करती हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। ठीक है, तो ये धातें बहुत तेज़ी से पानी के साथ अमल करती हैं। सोडियम Na, पोटेशियम की अलामत K, तो 2Na प्लस 2H2O तैयार हो रहा है यहाँ पे NaOH, और हाइड्रोजन गैस H2 खारिज हो रही है, हरारत खारिज हो रही है। बिल्कुल वैसे ही जो पोटेशियम K प्लस H2O तो जो है बनता है KOH और हाइड्रोजन गैस और हरारत खारिज हो रही है। तो यहाँ पे नीचे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया गया है धातुओं का पानी के साथ अमल। ठीक है, तो यहाँ पर बर्नर है, बर्नर पर पानी से भिगा हुआ ग्लास बुल है और वहाँ पर धाती नमूना रखा हुआ है। जब ये धातें जो है पानी के साथ अमल करेगी तो हाइड्रोजन गैस खारिज होगी, ये मालूम करने के लिए एक नली लगी हुई है, नली पे कॉक है, कॉक का सिरा जो है दूसरी एक और नली से जुड़ा हुआ है जिसमें नीचे पानी है और वो पानी में से एक टेस्ट ट्यूब उल्टी रखी हुई है। जब हाइड्रोजन गैस का इखराज होगा तो पानी में बुलबुले नज़र आएंगे और पानी का हटाव होगा और ऊपर नली में उल्टी टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस जमा होती जाएगी और पानी की सतह कम होती जाएगी जैसे जैसे हाइड्रोजन गैस वहाँ बढ़ती जाएगी। तो दूसरी जानिब कैल्शियम पानी से आहिस्ता अमल करती है। इसमें आज़ाद होने वाली हाइड्रोजन बुलबुलों की शक्ल में धात की सतह पर जमा हो जाती है और धात पानी पर तैरने लगती है। यानी जब हम कैल्शियम को पानी में डालेंगे तो ये बहुत आहिस्ता इसके साथ अमल करेगी। 2Ca प्लस 2H2O प्लस 2CaOH2 प्लस H2 हाइड्रोजन गैस ही खारिज होगी, लेकिन ये उस धात पर की सतह पर ही जमा हो जाती है और उसकी वजह से क्या होता है, धात पानी पर तैरने लगती है। आप नीचे देख सकते हो हाइड्रोजन गैस बबल्स कैल्शियम के ऊपर आपको नज़र आएंगे। बाज़ धातें जैसे एल्युमिनियम, लोहा, जस्त ठंडे या गर्म पानी के साथ अमल नहीं करते, लेकिन ये भाप के साथ अमल करके उनके ऑक्साइड बनाते हैं और इस अमल में हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। देखिए हमारे घरों में अक्सर एल्युमिनियम, लोहे और इस तरह के बर्तन इस्तेमाल होते हैं जस्त के, तो ये पानी के साथ अमल नहीं करते क्योंकि हम इसको पानी से धोते हैं, है ना, लेकिन ये भाप के साथ अमल करते हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। 2Al एल्युमिनियम का फॉर्मूला है Al, ठीक है, लोहा आयरन का Fe और जिंक का जस्त का Zn, तो ये अमल कर रहे हैं और इस दौरान हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। सम मेटल्स रिएक्ट केमिकली विद हॉट वाटर दैट इज स्टीम। मेटल प्लस स्टीम तो होता है मेटल ऑक्साइड बनता है, मेटल ऑक्साइड इज फॉर्म्ड और हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड। Metals like zinc and iron do not react with cold water but do react with steam. ठंडे पानी से अमल नहीं करते लेकिन स्टीम से अमल होता है। एग्जाम्पल मैग्नीशियम विथ स्टीम, ठीक है, यहाँ पे आप एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताई गई है कि स्टीम के साथ किस तरह से अमल हो रहा है और हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। धातु का तेजाब के साथ अमल। जब एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, लोहा और जस्त का हल्का या सल्फ्यूरिक तुरशा या हाइड्रोक्लोरिक तुरशे के साथ अमल होता है, यानी सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो धातु के सल्फेट और क्लोराइड नमक बनते हैं।
हाइड्रोजन गैस खारिज होती है और इन धातों की फ़ालियत झेल की तरतीब में लिखी जा सकती है। यानी सबसे ज़्यादा फ़ाल जो है मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक और फिर लोहा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हाइड्रोजन गैस किस तरह से खारिज होती है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट बताया गया है, एक इम्तिहानी नली जिसमें हल्का या हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला गया है और इसमें मौजूद है जस्त का बुरादा। और इसके बाद क्या हो रहा है, इसको एक कॉक लगाकर उसमें नक्कास नली लगी हुई है और उसमें नीचे साबुन का महलूल है। साबुन के बुलबुले जो है निकलेंगे जब हाइड्रोजन गैस खारिज होगी तो, और फिर वहाँ पर अगर हम मोमबत्ती रखेंगे तो धमाके की आवाज़ से हाइड्रोजन गैस जो है उसके होने का अंदेशा होगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो होती है वो धमाके की आवाज़ के साथ जलती है। तो मैग्नीशियम प्लस 2HCl MgCl2, ठीक है, यानी इसका सल्फेट बन रहा है और हाइड्रोजन गैस खारिज हो रही है। बिल्कुल वैसे ही एल्युमिनियम और जस्त और लोहे के साथ होता है। धातु का नाइट्रिक तुरशा यानी नाइट्रिक एसिड के साथ अमल, धातें जो है नाइट्रिक एसिड के साथ अमल करके नाइट्रेट नमक बनाती है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड के इर्तकास के मुताबिक नाइट्रोजन के कुछ ऑक्साइड यानी N2O, NO, NO2 भी बनते हैं, ठीक है। तो धातें जो होती हैं नाइट्रिक एसिड HNO3 के साथ अमल करती हैं और उनका क्या बनता है, वहाँ पर नाइट्रिक एसिड के साथ जो है नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनते हैं। यहाँ पर आप नीचे देख सकते हो हल्काया नाइट्रिक एसिड और मुर्तकिज़ नाइट्रिक एसिड दोनों को मिलाने पर पानी भी नहीं बन रहा है, साथ ही साथ नाइट्रोजन के ऑक्साइड भी बनते हैं और नाइट्रेट नमक बनता है। अब देखते हैं एक्वा रिजिया यानी आबशाही किसे कहते हैं। आबशाही जो है एक गला देने वाला और धुआं देने वाला फ्यूमिंग माय है, फ्यूमिंग लिक्विड है। ये उन चंद आमिलों में से एक है जिसमें गैर आमिल धातें मसलन सोडियम, सोना, प्लैटिनियम वगैरह हल हो जाते हैं। आबशाही जो है वो मुर्तकिज़ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मुर्तकिज़ नाइट्रिक एसिड को 3/1 के तनासुब में मिलाकर तैयार किया जाता है। तो ये यहाँ तस्वीर में आप नीचे देख सकते हो, राइट हैंड साइड की तस्वीर। एक्वा रिजिया इसमें बताया गया है HNO3 अगर हम 300 ml ले रहे हैं, नाइट्रिक एसिड 300 ml है, तो HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिर्फ 100 ml रहेगा, क्योंकि 3:1 का रेशो है इसका, ये तनासुब में ही ये होना चाहिए। तो ये महलूल फिर बन जाता है आबशाही। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप इसमें सोना डालते हैं तो 1 घंटे के बाद वो सोना जो है आपको उसमें नज़र नहीं आएगा, क्योंकि वो उस महलूल में हल हो चुका होगा। तो सोने को की प्योरिटी मालूम करने के लिए या सोने को प्योर करने के लिए भी आबशाही का इस्तेमाल होता है। जब सोने में दीगर चीज़ें मिलाई जाती हैं तो क्या होता है, आप इसको अगर इस महलूल में डालोगे तो सोना जो है वो हल हो जाएगा और नीचे जो कुछ बाकी बचता है उसकी सतह में, तो वो दीगर चीज़ें होंगी, जो भी उसमें इम्प्योरिटीज़ होगी वो नीचे मौजूद होती है और सोना जो है हल हो जाता है उस महलूल में, और फिर उस महलूल से दोबारा से सोना हासिल किया जाता है। इस तरह से खालिस सोना हासिल होता है। धातों का दूसरी धातों के नमकियात के साथ अमल, तांबे का तार, इसके लिए हमें ज़रूरी है एक छोटा सा तजुर्बा है, लोहे की कील, बीकर या बड़ी इम्तिहानी नली वगैरह, और कीमियाई अशिया हमें चाहिए फेरस सल्फेट सब्ज़ तूतिया और कॉपर सल्फेट नीला तूतिए का महलूल। एक शफाफ तांबे का तार और लोहे की कील लीजिए। तांबे के तार को फेरस सल्फेट के महलूल में जो है डुबाना है। तस्वीर में देखिए टेस्ट ट्यूब स्टैंड में एक टेस्ट ट्यूब में फेरस सल्फेट का महलूल है और उसमें जो है क्या डाला गया है, एक में तांबे का तार डाला गया है और दूसरी टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट का महलूल है और उसमें लोहे की कील डाली गई है। 20 मिनट के वक्फे से इनका मुशाहिदा कीजिए।
आपको पता चलेगा कि जिस इम्तिहानी नली में हमने लोहे की कील रखी थी वहाँ पर कीमियाई अमल होता है। कैसे होता है कीमियाई अमल? क्योंकि लोहे की कील पर तांबे की तह जो है वो चढ़ी हुई हमें नज़र आती है। तो इससे हमें समझ में आता है कि उस इम्तिहानी नली में क्या हुआ है, अमल हुआ है। धातों का तामुली सिलसिला। आपने देखा है कि तमाम धातों की तामुली सलाहियत यकसा नहीं होती। तमाम धातें ऑक्सीजन, पानी और तेज़ाबों के साथ अमल नहीं करती। इसके लिए ये आमिल या रिजिंग्स इनकी तामुली सलाहियत की जांच के लिए कारआमद नहीं होते। धातों का दूसरी धातों के नमक के साथ हटाव का अमल इस मकसद को पूरा कर सकता है। अगर धात ए धात बी के नमक के महलूल से उसे हटा देती है तो इसका मतलब ये है कि धात ए धात बी के मुकाबले में ज़्यादा आमिल है। तो धात ए जमा धात बी के नमक का महलूल, तो धात ए के नमक का महलूल जमा धात बी। तो इससे क्या बात समझ में आई कि कौन ज़्यादा आमिल है, तांबा या लोहा? लोहा जो है तांबे को उसके नमक से हटाता है, यानी धाती लोहा धाती तांबे के मुकाबले में ज़्यादा आमिल है, ज़्यादा रिएक्टिव है। ठीक है, ज़्यादा रिएक्टिव क्या है? धाती लोहा जो है वो धाती तांबे के मुकाबले में, यानी लोहा तांबे के मुकाबले में ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि लोहा जो है तांबे को उसके नमक से हटा देता है और फिर उस पर एक तह जो है हमने देखी किस तरह से चढ़ जाती है लोहे की कील पर। तो ये क्या मतलब हुआ कि ये ज़्यादा रिएक्टिव है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो धातों के तामुल का सिलसिला। साइंसदानों ने बहुत से हटाव के अमल के तजुर्बात करने के बाद ये तामुली सिलसिला जो है यहाँ पे तैयार किया गया है। यहाँ पर आप तस्वीर में देख सकते हो धातों के तामुल की बढ़ती हुई या घटती हुई तरतीब धातों के तामुल का सिलसिला कहलाती है। धातों को इनके तामुल की बुनियाद पर हम 3 जमातों में तकसीम कर सकते हैं: तेज़ आमिल धातें, औसत आमिल धातें और सुस्त आमिल धातें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो सोना और चांदी सबसे नीचे है, तो इनकी तामुली सलाहियत आप देखिए लिखा हुआ है राइट हैंड साइड पे बहुत कम है। और जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जा रहे हैं तो ऊपर है पारा, तांबा, सीसा, टिन, लोहा, जस्त, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इनकी तामुली सलाहियत क्या है? ज़्यादा है। बिल्कुल वैसे ही ऑक्सीजन के साथ अमल भी आप देख सकते हो, चांदी, सोना इनमें कम होता है, ऊपर बढ़ते जाएंगे अमल ज़्यादा। एसिड के साथ अमल आप देख सकते हो नीचे कम, ऊपर बढ़ रहे हैं ज़्यादा। पानी के साथ अमल आप देख सकते हो कुछ ही धातें पानी के साथ अमल करती हैं, कैल्शियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह, और नीचे वाली धातें अमल नहीं करती पानी के साथ, और उनमें भी आपको तामुली सलाहियत बताई गई है। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, तो इंक्रीजिंगली रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव। गोल्ड और सिल्वर जो है वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, हवा के साथ पानी के साथ अमल नहीं होता इनका इसीलिए बतौर जेवरात बनाने में इनका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और मोस्ट रिएक्टिव सीरीज़ आप नीचे से ऊपर देख सकते हो, पोटेशियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, उसके बाद सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, कार्बन, जिंक, फेरम, टिन, लीड, कॉपर, मर्क्यूरी वगैरह, और सबसे कम सोना और चांदी है। आगे देखेंगे, इसके आगे हम देख रहे हैं अब धातों का अधात से अमल। रईस गैसें मसलन हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, ये अधातें कीमियाई अमल में हिस्सा नहीं लेती हैं। आप जानते हैं कि धातों की तकसीद के अमल से केटाइन बनते हैं। अगर हम धातों और अधातों की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील का मुशाहिदा करते हैं तो किसी अमल के पीछे जो कुव्वत ड्राइविंग फोर्स कार फरमा होती है वो इनकी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील को नज़दीकी रईस गैस की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील की तरफ ले जाती है, जिनका आखिरी मदार मुकम्मल होता है। धातें ये अमल इलेक्ट्रॉन खोकर और अधातें इलेक्ट्रॉन हासिल करके करती हैं। हमने स्टार्ट में पहले वाले वीडियो में देखे कि अधातें जो होती हैं वो उमूमन उनको मस्बत अनासिर भी कहते हैं, क्योंकि अधातों का जो लास्ट वाला शेल होता है, आखिरी मदार होता है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है जो उमूमन वो इलेक्ट्रॉन जो है धातें खो देती हैं और जिसकी वजह से वो मस्बत हो जाते हैं। और
अधातु में इसका उलट होता है। अधातु में लास्ट वाले शेल की इलेक्ट्रॉनिक तश्कील मुकम्मल करने के लिए उन्हें एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो अधातें वहाँ इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेती हैं। रईस गैसों का आखिरी मदार मुकम्मल होता है, इसलिए वो कीमियाई तौर पर गैर आमिल होती हैं। आपने गुज़श्ता जमात में देखा है कि आयनी मुरक्कब सोडियम क्लोराइड जो है उस वक्त बनता है, आयनी मुरक्कब सोडियम क्लोराइड NaCl टेबल सॉल्ट है, नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं, ये उस वक्त बनता है जब सोडियम धात एक इलेक्ट्रॉन खो देती है और क्लोरीन अधात जो है एक इलेक्ट्रॉन हासिल करता है। तो धात और अधात के दरमियान जब अमल हो रहा है तो उससे क्या बन रहा है आयोनिक कंपाउंड बन रहा है, एक आयनी मुरक्कब बन रहा है। आयनी मुरक्कबात क्या होते हैं हम इसी सबक में आगे मज़ीद इसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। बिल्कुल वैसे ही मैग्नीशियम और पोटेशियम धातें जो हैं वो आयनी मुरक्कबात मैग्नीशियम क्लोराइड और पोटेशियम क्लोराइड MgCl2 और पोटेशियम क्लोराइड KCl बनाती हैं। इनमें भी यही होता है सोडियम की तरह कि इनका आखिरी मदार में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उस एक इलेक्ट्रॉन को खो देते हैं और क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो क्लोरीन वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेता है और इस तरह इन दोनों के दरमियान बॉन्ड बन जाता है। मैग्नीशियम और क्लोरीन के दरमियान, पोटेशियम और क्लोरीन के दरमियान, सोडियम और क्लोरीन के दरमियान, और उनके क्लोराइड जो है हासिल होते हैं, आयनी मुरक्कबात हासिल होते हैं। तो धात और अधात के दरमियान अमल होने से उमूमन आयनी मुरक्कब बनता है। अधातें उन अनासिर का मजमूआ है जिनकी तबई खुसूसियात और कीमियाई खुसूसियात में कम यकसानियत पाई जाती है। अधातें बरकी मनफी अनासिर भी कहलाती हैं क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन कबूल करके बरकी मनफी आयन बनाती है। अभी हमने देखे ना कि इनके लास्ट शेल में आखिरी मदार में इनको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन कबूल कर लेते हैं। चूँकि इलेक्ट्रॉन मनफी बारदार ज़र्रात हैं इसलिए वो पूरा आंसर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो गया, इसलिए उसको बरकी मनफी अनासिर कहते हैं। अधातों के कीमियाई अमल की कुछ मिसालें हस्ब ज़ेल हैं। सबसे पहले है अधातों का ऑक्सीजन के साथ अमल। आमतौर पर अधातें ऑक्सीजन से के साथ अमल करके उनके तेज़ाबी ऑक्साइड बनाती है। कुछ हालतों में मोतदिल ऑक्साइड भी बनते हैं, जैसे कार्बन ऑक्सीजन से अमल करके उसका मुकम्मल एहतराक होता है और CO2 बनता है जो कि तेज़ाबी खुसूसियत रखता है। 2C+O2 यहाँ पे बन रहा है 2CO, ये मोतदिल है, नामुकम्मल एहतराक होता है जब S+O2 सल्फ़र ऑक्सीजन के साथ अमल करके SO2 बनाता है, ये तेज़ाबी खुसूसियत रखता है। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या बन रहा है, नॉन मेटल ऑक्साइड। दिस इज एसिडिक इन नेचर। फॉर एग्जाम्पल सल्फर प्लस ऑक्सीजन S+O2 बनता है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। This sulfur dioxide is acidic in nature. It turns blue litmus paper red. ठीक है, एसिड और बेस इस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं, पिछली जमातों में भी हम पढ़ चुके हैं कि हमें अगर पता करना हो कि कौन सी शे एसिडिक खुसूसियत रखती है और कौन सी बेस या असासी खुसूसियत रखती है, तो हम उसके लिए लिटमस पेपर का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर ब्लू लिटमस पेपर रेड हो जा रहा है किसी चीज़ में डालने के बाद, तो इसका मतलब है कि वो क्या है, एसिडिक है नेचर में। तो सल्फर डाइऑक्साइड ये जो है ब्लू लिटमस पेपर को रेड बना देता है, इसका मतलब है ये एसिडिक है। अधातों का पानी के साथ अमल, आमतौर पर अधातें पानी के साथ अमल नहीं करती हैं सिवाय हैलोजन के। मसलन क्लोरीन पानी में हल होती है और जेल का अमल होता है, क्लोरीन Cl2 + H2O, तो HOCl + HCl। क्लोरीन का इस्तेमाल उमूमन पानी को साफ़ करने के लिए भी किया जाता है। आप जब वाटर पार्क्स वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पर जाने के बाद वो जो पानी होता है उसका टेस्ट आपको कुछ अलग लगता होगा, क्योंकि उस पानी में क्लोरीन मिलाया जाता है ताकि आप बीमारियों से महफूज रहे, क्योंकि एक ही पानी में
अलग अलग जगह के आए हुए लोग दिन भर खेल रहे होते हैं, उसी पानी में सब मौजूद होते हैं, तो इस तरह से एक दूसरे को बीमारियां फैलने का अंदेशा होता है। इसलिए पानी को साफ़ करने के लिए भी क्लोरीन इस्तेमाल होती है और ये पानी में हल हो जाती है। तो उमूमन अधाते पानी के साथ अमल नहीं करती। फॉर एग्ज़ाम्पल सल्फ़र यहाँ पर दिया है, सल्फ़र प्लस वाटर नो रिएक्शन, सिर्फ इसमें हैलोजन है जो अमल करती है। धातु का हल्काए तुरशे के साथ अमल यानी रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ एसिड्स। अधाते उमूमन आमतौर पर हल्काए तुरशे के साथ भी अमल नहीं करती हैं। हैलोजन इससे मुस्तस्ना है, मसलन क्लोरीन हल्का या हाइड्रोब्रोमिक एसिड के साथ जेल की तरह अमल करती है। Cl प्लस 2HBr प्लस 2HCl प्लस Br2। एग्जाम्पल इसकी यहाँ पर एक और सल्फ़र की दी है, सल्फ़र प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो रिएक्शन। इसीलिए उमूमन एसिड्स को रखने के लिए कांच के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। कांच ये एक अधात है और ये रिएक्ट नहीं करती है एसिड से, इसलिए इसको स्टोर करने के लिए कांच के बर्तन इस्तेमाल होते हैं। अधातों का हाइड्रोजन के साथ अमल। अधाते हाइड्रोजन के साथ कुछ हालतों में अमल करती है, यानी मुनासिब दर्जे हरारत, दबाव और तमासी अमल की मौजूदगी में। Reaction of non-metals with hydrogen. Non-metals reacts with hydrogen to form covalent hydrides, hydrogen plus sulfur। ठीक है, तो यहाँ पर बनता है H2S यानी हाइड्रोजन सल्फाइड। बिल्कुल वैसे ही नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बनता है अमोनिया, तो ये भी जो है कोवेलेंट हाइड्राइड है। तो क्या बनते हैं उसके, कोवेलेंट हाइड्राइड बनते हैं जब अधाते नॉन मेटल्स के साथ अमल करती हैं, लेकिन इसके लिए भी टर्म्स एंड कंडीशन है। कुछ हालतें, मतलब एक प्रॉपर टेम्परेचर और प्रॉपर दबाव प्रेशर होना चाहिए और तमासी अमल की मौजूदगी में ये अमल करती हैं। अब देखते हैं आयनी मुरक्कबात यानी आयोनिक कंपाउंड्स के बारे में। अभी हमने देखे कि धातु और अधातु के मिलने से आयोनिक कंपाउंड्स बनते हैं, है ना। तो मैंने आपसे कहा था कि आगे मालूमात हासिल करेंगे आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो चलिए अब देखते हैं क्या होते हैं आयनी मुरक्कबात। वैसे आयनी मुरक्कबात के बारे में आप पिछली जमात में भी मालूमात हासिल कर चुके हैं। मुरक्कबात दो इकाइयों यानी कैटाइन और एनाइन से मिलकर बनते हैं। इन्हें ही आयनी मुरक्कबात कहते हैं। कैटाइन और एनाइन पर एक दूसरे का मुखालिफ बार होता है, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा और एक नेगेटिव चार्ज। कैटाइन जो है पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं और एनाइन नेगेटिव चार्ज को। इनके दरमियान कुव्वत बरक़ सुकूनी की वजह से कशिश होती है और ये एक दूसरे से मिलते हैं, ज़ाहिरी बात है। अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट्स ईच अदर, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलते हैं और जो है ये न्यूट्रल एक बन जाते हैं, एक न्यूट्रल एक आंसर बनता है और वो आयनी मुरक्कबात कहलाते हैं। आप जानते हैं कि कैटाइन और एनाइन के दरमियान ये कुव्वत कशिश आयनी बंदिश कहलाती है। किसी मुरक्कब में कैटाइन और एनाइन की तादाद इस तरह होती है कि मस्बत और मनफी बार एक दूसरे को मुतवाज़न करते हैं। नतीजन आयनी मुरक्कबात बरकी तौर पर मुतदिल होते हैं। मैंने कहा ना कि एक न्यूट्रल आपको मुरक्कब मिलेगा वहाँ पर, तो ये बरकी तौर पर मुतदिल होते हैं। आयनी मुरक्कबात कलमी शक्ल के होते हैं और इन कलमी मुरक्कबात के ज़र्रात यानी कलमों की शक्ल मखसूस होती है और ये चिकने और चमकदार होते हैं। आयन की बाकायदा तरतीब की वजह से ही इनकी शक्ल कलमी होती है। मुख्तलिफ आयनी मुरक्कबात में आयन की तरतीब मुख्तलिफ हो सकती है, इसीलिए इनकी कलमी शक्लें भी मुख्तलिफ होती है। ख़ास बात जो कलम में आयन की मखसूस तरतीब के ज़िम्मेदार है वो है आयन के दरमियान कुव्वत कशिश, और इसी वजह से आम कलमी साख्त में मनफी बारदार आयन मस्बत बारदार आयन के अतराफ़ और मस्बत बारदार आयन मनफी बारदार आयन के गिर्द तरतीब में होते हैं। दो अहम अवामिल जो कलमी बनावट के ज़िम्मेदार होते हैं वो दर्ज झेल हैं। मस्बत बारदार आयन और मनफी बारदार आयन का हजम और आयन बरकी पारों पर का बरकी बार का असर। यहाँ पर सोडियम एटम आप देख सकते हो और एक क्लोरीन का एटम है।
सोडियम एटम के आउटर शेल में आप देख सकते हो एक इलेक्ट्रॉन है, और क्लोरीन के आउटर शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसको अपनी इलेक्ट्रॉनिक तश्कील मुकम्मल करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से लेता है? वो लेता है एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से, जो उसके आउटर शेल में एक्स्ट्रा है ना। तो जब ये उससे एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो सोडियम बन जाता है मस्बत आयन और क्लोरीन बन जाता है मनफी आयन, और ये दोनों मिलते हैं और इनसे बनता है NaCl सोडियम क्लोराइड, जो कि हमारा टेबल सॉल्ट है, हमारा नमक है जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो वो एक आयनी मुरक्कब है। आयनी मुरक्कबात की कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर देख सकते हैं। सोडियम क्लोराइड, बिल्कुल वैसे ही मैग्नीशियम क्लोराइड, केटाइन और एनाइन यहाँ पे आप देख सकते हो। इसके अलावा सोडियम फ्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, पोटेशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्राइड, पोटेशियम नाइट्राइड, ये तमाम आयनी मुरक्कबात या आयनिक कंपाउंड की एग्जाम्पल्स हैं। करीबी आयनों के दरमियान कुव्वत बरक़-ए-सुकूनी बहुत ज़्यादा होने की वजह से आयनी मुरक्कबात का नुक्ता पिघलाव बहुत ज़्यादा होता है और ये सख्त और फोटक होते हैं। तो इनमें क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है बिटवीन अपोजिटली चार्ज आयन। ठीक है, तो ये जो एक नमक है, इसमें सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल ले लेते हैं कि इसमें एक सोडियम है और एक क्लोराइड है। सोडियम मस्बत बारदार हो गया, क्लोराइड मनफी बारदार हो गया, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। बरक़-ए-सुकूनी की कुव्वत की वजह से इनके दरमियान का बॉन्ड बहुत मजबूत होता है और इसे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की ज़रूरत होगी। इसके लिए बहुत ज़्यादा दर्जे हरारत पर ये पिघलते हैं, इनका नुक्ता पिघलाव ज़्यादा होता है। सॉलिड स्टेट आप नीचे देख सकते हो, और मोल्टन मेल्टेड आप यहाँ पे बताया गया है। आयंस फ्री टू मूव, कब फ्री होंगे, मूव करेंगे? जब ये पिघलेगा, है ना, ये ठोस से माय में आएंगे। When an ionic substance melts, the giant ionic lattice is broken. In its molten or melted state, the ions are free to move around. To free the ions during the melting, the ionic bonds must be broken. The ionic bonds are strong, so lots of energy is needed to break them. This mean ionic compounds have high melting points. बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होगी, यानी बहुत ज़्यादा हरारत की ज़रूरत है, और ऊंचे टेम्परेचर पर ही फिर ये पिघलेंगे और इनके दरमियान का आयनिक बॉन्ड टूटेगा और फिर ये पिघली हुई हालत में होंगे जिसमें आयंस फ्रीली मूव कर सकते हैं। आयनी मुरक्कबात और इनकी खुसूसियात, इसके लिए एक छोटा सा यहाँ पे तजुर्बा है। क्या चाहिए हमें? चौड़ा धाती चमचा, बर्नर, कार्बन इलेक्ट्रोड यानी कार्बन की सलाख, एक बीकर, बरकी खाना, बरकी कुमकुमा, कुंजी, चाबी वगैरह। कीमियाई अशया हमें चाहिए सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम आयोडाइड और बेरियम क्लोराइड के नमूने और पानी। मंदजब वाला नमूनों का मुशाहिदा कीजिए और किसी एक नमूने को चौड़े धाती चम्मच पर रखकर बर्नर के करीब शोले पर गर्म कीजिए। इस अमल को दूसरे नमूनों के साथ दोहराइए। ठीक है, बर्नर पर नमक का नमूना लेना है और उसको गर्म करना है। अब क्या करना है? शक्ल में दिखाए हुए तरीके के मुताबिक बीकर में किसी एक नमूने का महलूल लेकर उसमें जुज़वी तौर पर 2 बरकीरें यानी इलेक्ट्रोड डुबाइए और इन्हें बरकी खाने के मस्बत और मनफी कुतुब से शक्ल में दिखाए हुए तरीके से जोड़िए। यानी एक बीकर में हम नमक का महलूल लेंगे, उसमें ग्रेफाइट की सलाख डालेंगे और जो है उसको बरकी खाने से एक स्विच और बल्ब से जोड़ देंगे ताकि जो है वहाँ क्या हो, बरकी दौर जो है मुकम्मल हो। बरकी दौर जब मुकम्मल होने पर आप देखेंगे कि कुमकुमा रोशन होता है। ठीक है, यानी कि क्या हुआ कि नमक के महलूल से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है ना। तो आयनी मुरक्कबात की खुसूसियत इससे क्या ज़ाहिर होती है? मस्बत बारदार और मनफी बारदार आयन के दरमियान कुव्वत कशिश मजबूत होती है
इसलिए आयनी मुरक्कबात ठोस और सख्त होते हैं। यहाँ पर ऊपर कुछ आयनी मुरक्कबात बताए गए हैं। आयनी मुरक्कबात फोटक होते हैं, इसलिए इन्हें दबाकर तोड़ा जा सकता है। एक्सटर्नल फोर्स की वजह से लाइक चार्जेस रिपेल करेंगे और क्रिस्टल जो है वो क्रैक हो जाएगा। आयनी मुरक्कबात में बेंज़ालमाती कशिश ज़्यादा होती है, इसलिए उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है। इस वजह से आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश ज़्यादा होता है। हमने इससे पहले थोड़ी देर पहले अभी हमने इसको समझे कि क्यों ज़्यादा होता है नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश। आयनी मुरक्कबात पानी में हल पजीर होते हैं क्योंकि ये पानी के सालमात इंतशारी तरीके से अलग होने वाले आयन के अतराफ एक ख़ास सिमत में जमा हो जाते हैं और असल सालमाती कशिश की बजाय एक नई कुव्वत कशिश आयन और पानी के सालमा के दरमियान कायम हो जाती है, जिससे आयनी मुरक्कबात का आबी महलूल बनता है। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हो सोडियम क्लोराइड सॉल्ट पार्टिकल्स, जिसमें क्लोराइड आयन को ग्रीन कलर से, सोडियम आयन को ब्लू कलर से दिखाया गया है। और सोडियम क्लोराइड में हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मजबूत है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन जब हम इस सोडियम क्लोराइड को पानी में डालते हैं, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स आपको रेड कलर और पीच कलर में बताए गए हैं, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एक आयन के अतराफ यानी एक सोडियम आयन के अतराफ जमा हो जाता है, एक क्लोराइड आयन के अतराफ जमा हो जाता है और उनके अतराफ जमा होकर एक नई कशिश जो है कायम करता है। और इस तरह से सोडियम और क्लोराइड के दरमियान का बॉन्ड टूट जाता है, क्योंकि उसके अतराफ में एक नया बॉन्ड बन गया पानी के सालमात से। तो इस तरह, इस वजह से आयनी मुरक्कबात जो होते हैं उसका आबी महलूल बनता है, यानी नमक इस वजह से पानी में हल हो जाता है। लेकिन आयनी मुरक्कबात मिट्टी के तेल और पेट्रोल जैसे मोहल्लिल में गैर हल पजीर होते हैं, क्योंकि पानी की तरह इनमें नई कुव्वत कशिश कायम नहीं होती। तो आयनिक कंपाउंड की सॉल्युबिलिटी हम देख रहे थे यहाँ पे कि ये सॉल्युबल होते हैं इन वाटर, और हमने देखे कि किस तरह से अगर हम नमक पानी में डालेंगे तो वो डिज़ोल्व हो जाएगा, क्योंकि वहाँ नया आयनिक बॉन्ड बनता है। लेकिन इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, दैट इज़ ऑयल, इथेनॉल एंड पेट्रोल, तो इसमें नहीं हल होते, क्योंकि इनमें नई कुव्वत कशिश कायम नहीं होती पानी की तरह। आयनी मुरक्कबात जब ठोस हालत में होते हैं तो बरकी रौ का ईसाल नहीं कर सकते। देखिए ठोस हालत में जब होंगे तो बरकी रौ का ईसाल जो है ये नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस हालत में आयन अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। लेकिन पिघली हुई हालत में ये बर्क के मौसिल होते हैं, क्योंकि ये आयन मुतहरिक होते हैं। इसलिए हमने इससे पहले वाला तजुर्बा जो किए कि नमक के महलूल में हमने ग्रेफाइट की 2 रॉड डाले थे, हमने उसको बल्ब स्विच से जोड़े थे, बरकी खाने से यानी कोई सेल या बैटरी से जोड़े, और हमने एक बल्ब लगाए थे। थोड़ी देर के बाद बल्ब जो है जब हम स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब रोशन हो जाता है। इसका मतलब कि बरकी खाने से में क्या हो रहा है, बरकी दौर मुकम्मल हो गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सॉल्ट का सोल्यूशन है वो बर्क की उम्दा मौसिल है, और इसमें आयन मुतहरिक होते हैं जो बर्क को एक सिरे से दूसरे सिरे तक लेके जाते हैं ग्रेफाइट की रॉड के। आयनी मुरक्कबात का आबी महलूल बर्क के मौसिल होता है, क्योंकि इसमें आयन मुंतशिर होते हैं और बर्क गुजारने पर यह मुखालिफ बार वाले बरकी कुतुब की तरफ हरकत करते हैं। इसलिए महलूल या पिघली हुई हालत में आयनी मुरक्कबात बर्क गुजार कहलाते हैं, लेकिन ठोस हालत में ये बरकी रौ का ईसाल नहीं करते। आप अगर इसकी बजाय पानी के महलूल की बजाय सेम बीकर में सिर्फ नमक अगर डाल के रखेंगे तो स्विच ऑन करने पर बल्ब नहीं जलेगा, लेकिन पानी का महलूल है तो बल्ब जलेगा। क्या इससे ये समझ में आया कि आबी महलूल जो होते हैं आयनी मुरक्कबात के, वो बर्क का ईसाल करते हैं, ठोस हालत में बर्क का ईसाल नहीं होता। यही हम पिछले तजुर्बे में समझना चाह रहे थे। मुरक्कबात आयनी है या नहीं, और चंद आयनी मुरक्कबात का नुक्ते पिघला और नुक्ते जोश यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे H2O
और ये आयनी मुरक्कब नहीं है। ZnCl2, MgCl2, NaCl जो हम कब से एग्जाम्पल देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। उसके बाद NaBr, KCl और MgO, ये तमाम आयनी मुरक्कबात हैं। और आप जो है अगर देखोगे तो इनके नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड को टूटने के लिए ज़्यादा एनर्जी दरकार होती है। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़े, इसलिए इनका नुक्ते पिघलाव और नुक्ते जोश बहुत ज़्यादा है। तो हमने देखे कि धातें अधातें किस तरह से रिएक्ट करती हैं, आयनिक बॉन्ड्स कैसे बनते हैं, हमने धातों की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़, धातों की फ़िज़िकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखे। हम ये सब देख रहे थे क्यों? क्योंकि हमें समझना था कि मेटलर्जी या फुल्जियात क्या है। कच धातों से धातों की तहसील और इनकी तखलीस करके उन्हें इस्तेमाल के काबिल बनाने का अमल, यानी मादनियाँ जो है जिस तरह से हमें हासिल होती हैं कानों से। आपको पता है कि कानें होती हैं, कानों में मादनियात पाई जाती है, उन कानों से मादनियात की खुदाई करके वहाँ से कच धातें हासिल की जाती हैं। उन कच धातों से फिर धातें हासिल की जाती हैं, उनकी तहसील की जाती है, उनको खालिस बनाने का अमल किया जाता है, फिर उसको इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। क्योंकि बहुत सारी धातें जो अपने प्योर फॉर्म में होती हैं, हम उन्हें उसी तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकते। कभी उनमें अधातें मिलाई जाती है, कभी उनमें दीगर धातें मिलाई जाती है, और एक नया कंपाउंड जो है हमारे सामने हासिल होता है जो इस्तेमाल के काबिल होता है। तो ये जो पूरा अमल है और ये जो पूरी टेक्निक है, इसी को ही फुल्जियात कहते हैं। और फुल्जियात क्या है मज़ीद, इसके बारे में हम मालूमात नेक्स्ट वीडियो में हासिल करेंगे। आज के लिए बस इतना ही।